समानां माशां ऋतुभिष्टुवा वयं संवत्सरस्य पयसा पिपर्मि इंद्राग्नि विश्वै देवास्ते अनुमन्यतां मरणीयमाना ॐ द्वादश प्रदयश्चक्रमेकम् त्रीणि नव्यानि कौतज्जिके तत्रादास्त्रीणि शतानि शङ्कवा षष्टिश्च खीला अविचाचलाई। आप सभी महानुभावों का आज की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। धीरे धीरे विषय थोड़ा अधिक ध्यान पूर्वक सुनने समझने के होते चले जाएंगे, क्योंकि अब क्रमशः हम गणित पक्ष को भी साथ में जोड़ के चलेंगे। और अभी जो गणित लिया जा रहा है वो बिल्कुल बहुत आधार की गणित का है। इन सभी बिंदुओं का लेकिन गणितीय तौर पर आगे बढ़ने में बहुत बड़ी आधार भूमिका है। हमने पिछले पाठ में दिनों के बारे में जाना था कि क्या कितने प्रकार के दिन होते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं। पूरी बात को नहीं, लेकिन संक्षेप में हम थोड़ा सा एक दोहराना जिसे कहते हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले हमने सावन दिन की बात रखी थी, सिविल डेज की बात रखी थी। और सावन दिन जो है ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक का, सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का दिन होता है। और इसका दिवसमान नाम है इसका। दिन से तात्पर्य सूर्योदय से सूर्यास्त का होता है और रात्रि से तात्पर्य सूर्यास्त से अगले सौर दिन सूर्य उदय का होता है। उदयाद उदयम दिवसः, ये हम आपको कह चुके हैं, इस बात को अच्छे से रख चुके हैं। उसके बाद आता है सौर दिन। वो है सूर्य के संचलन से जुड़ा हुआ। सूर्य एक अंश के भोग को जितने समय में करता है वह सौर दिन कहलाता है। एकांश मिता भोग काल, एक अंश का जो संचरण काल है, भोग काल है सूर्य का, वो एक सौर दिन होता है। उसके बाद आई थी बात नक्षत्र दिन की। एक नक्षत्र के उदय से लेकर के अगले दिन फिर जब वही नक्षत्र उदय होता है तो उसको नाक्षत्र दिन कहते हैं। नक्षत्र से नाक्षत्र, जैसे चंद्र से चांद्र, सूर्य से सौर, इस तरह से वो नाक्षत्र दिन होता है। ये तीसरे प्रकार का दिन हुआ। उसके बाद आता है चांद्र दिन का। चांद्र दिन तिथिरेव भवति। चंद्र दिन को तिथि भी कहते हैं। तिथि का वास्तव में तात्पर्य चांद्र दिन से ही है। जब हम कहेंगे आज कौन सा दिन है तो हमारा तात्पर्य होता है आज कौन सा सौर दिन है। जब हम कहते हैं कि आज कौन सी तिथि है तो हमारा तात्पर्य होता है कि आज कौन सी चांद्र तिथि है। और चांद्र तिथि का हिसाब बिल्कुल अलग ढंग का है। ये सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी का हिसाब है। सूर्य की गति एक दिन में एक अंश या थोड़ा कम ज्यादा होती है। चंद्रमा की गति एक दिन में
12 अंश से लेकर के बल्कि 11 अंश कुछ कला से लेकर के और 13 अंश कुछ कला तक भी होती है। तो द्रुत गति का होने से चंद्रमा जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, इसलिए चंद्र और सूर्य का अंतर कहा गया है। तो चंद्रमा जब जितना चल चुका होता है, जब 12 अंश की दूरी को पूरी कर लेता है, तो उतनी दूरी में लगे हुए समय को चांद्र दिवस कहते हैं या चांद्र तिथि कहते हैं। सीधी सी बात है। और वो आज हम थोड़ा सा गणित में वो पक्ष, पिछली बार में 2 तो सवाल हमने छोड़ दिए थे समयाभाव के कारण मुख्य विषय पर आने के लिए, और एक सवाल जो आपके किसी वो मनीष जी ने पूछा था और एक बार हम उसको कह पाए थे, वो चाहते थे कि एक बार दोबारा से इसे समझाएं, तो हमने अगली कक्षा के नाम पर उनको वहीं रोक दिया था। वो उतनी बात को हम आज दोहराएंगे तो आपका एक दोहराव भी हो जाएगा और वो बात मैं समझता हूं और अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगी। तो चांद्र दिन जो है, चंद्रमा और सूर्य के बीच की जो दूरी है, ये इस पर आधारित है और ये 12 अंशों की दूरी को जैसे ही पूर्ण करता है चंद्रमा, तो एक तिथि का निर्माण होता है। इस तरह से पूरे एक मास में 30 तिथियां होती हैं और इनका एक और अर्थ भी समझने का है कि जब 12-12 डिग्री करके 15 तिथियां पूरी हो जाती हैं और सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। कैसे आएंगे आमने सामने? 15 गुणा गया 12, 15 को 12 से गुणा करोगे ना, 12-12 की तिथि 15 हो जाएंगी, तो 15 गुणा गया 12 हुआ। तो आप देखेंगे 180 अंश हो गए और 180 अंश की रेखा ऋजु रेखा कहलाती है। जब भी कोई किसी से ठीक 180 अंश पर होगा तो वो दोनों चीजें आमने सामने होंगी, एक रेखा में होंगी। तो ये जो रेखा है ऋजु रेखा 15 तिथियों की, ये सूर्य और चंद्रमा स्पष्ट सामने आने से पूर्णमासी को बनाता है। पूर्णमाह की तिथि होती है। बहुत से लोग पूर्णमासी का अर्थ लगाते हैं कि जिसमें महीना पूर्ण हो गया। ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ यह है कि चंद्रमा जिसमें पूर्ण हो जावे कलाओं में, वो पूर्णमासी होती है, न कि महीना पूरा होता। पूर्णमासी को कोई महीना पूरा नहीं होता है। ये बिल्कुल नितांत कमजोर धारणा है। तो 15 अंश आ गया। इससे अब एक और बात समझ लीजिए कि जैसे ही आपको ये पता लगता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच का अंतर 180 अंश से कम है, तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हम शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। साफ हो गई ना बात? कि जैसे ही आपको ये लगा कि हम 180 अंतर है चंद्रमा और सूर्य के बीच में, तो आप शुक्ल पक्ष की बात कर रहे होते हैं। और जैसे ही ऋजु रेखा पूरी हुई और अब चंद्रमा दूरी में घटने लग गया, ऋजु रेखा से घटने लग गया, तो जो बैक कोण है ये कम होने लग गया। अब 12-12 अंश करके कम होगा, तो ये कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं। बीच में व्यवधान न करें। तो ये आप कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं और वहां से लेकर के और जब चंद्रमा की दूरी शून्य हो जाएगी, यानी सूर्य के सामने चंद्रमा आ जाएगा, तो ये कृष्ण पक्ष पूरा हो जाएगा। 360 डिग्री हो जाएंगे। इसको चाहे 30 को 12 से गुणा कर लीजिए तो 12×3 = 36, 360 डिग्री पूरा हो गया। तो ये कृष्ण पक्ष की बात हुई। इस तरह से हमने आपको ये सावन दिन, सौर दिन और चांद्र दिन और नक्षत्र दिन की बात पूरी की। ये पिछली बात। अब हम आज के विषय पर आएंगे। आज का विषय होगा मास गणना का। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इससे पहले हमने 2 गणितें, 2 बातें आपको अधूरी छोड़ दी थी, उस पर हम आ जाते हैं और उसके बाद फिर मास गणना की बात पर आएंगे। तो सबसे पहली जो बात छूट गई थी वो थी कि 24 घंटे
24 घंटे का अब अगर मिनट बनाते हैं तो 24 को 60 से गुणा करेंगे तो 24 60 गुणा गया होता 1440, 1440। इसका अर्थ ये हुआ कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, 1440 मिनट होते हैं। अब इन 1440 मिनटों के हम सेकंड बनाएंगे, तो अगर हम इसके सेकंड बनाते हैं तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो फिर इसको 60 से गुणा करेंगे, 1440 गुणा गया 60, तो आप देखेंगे ये आता है 86,400, 86400, 86400 इतने सेकंड हुए आपके एक 24 घंटे में। कई बार होता है आपको सेकंड में मान लेना होता है, कई बार घंटे के रूप में मान लेना होता है, तो आप इस तरह से सेकंडों में आ जाएंगे। और ये बात आपने जब सूक्ष्म काल में पढ़ी थी, सूक्ष्म काल कौन सा काल? सूक्ष्म काल जो त्रुटि से लेकर प्राण पर्यंत का काल होता है, वो सूक्ष्म काल था। ये अच्छे से आपको समझ में आया हुआ है। तो जो प्राण था, वो प्राण जो है वो एक स्वस्थ पुरुष के 4 सेकंड में एक सांस का जो आना जाना होता है वो 4 सेकंड लेता है। तो अगर आप ये जो 86,400 सेकंड है, इसमें 4 का भाग दोगे तो आएगा 21,600। इसका तात्पर्य हुआ कि एक आदमी का जो श्वास वृत्त है 24 घंटे का, ये 21,600 का होता है, 21,607। एक तो ये रह गया था, ये यहाँ पूरा हो गया। अब आया दूसरा जो अधूरा रह गया था, जिसको हमने छोड़ दिया था, अधूरा रह नहीं गया था मुख्य विषय पर आने के लिए, तो वो था कि जो पूरा वृत्त होता है वो 60 अंश का, और 60 अंश को 60 कलाओं से गुणा किया तो 3600 आया, और 3600 को फिर 60 से विकलाओं में परिवर्तन किया तो ये आया आपका ये आया आपका 2,16,000, 2,16,000 विकलाएं हुई एक वृत्त की। तो अब देखिए ये जो विकला मान है ये उसी 24 घंटे का, क्या कौन सा माप है? मेजरमेंट, ये दूरी का मेजरमेंट है। और जो 24 घंटा है वो जो है समय का मेजरमेंट है। तो 21,600 विकलाएं जो हैं वो भी आप, क्योंकि आपने देखा कि 4 सेकंड लगते हैं एक श्वास में, और इसको विपलों में आप जब लेते हैं तो तब विपलों में आपको लगते हैं 10 सेकंड। अगर आप इसको 10 विपल, तो 10 से भाग देंगे विपल को मान को रख करके, तो इसमें भी अगर आप 10 का भाग देंगे तो 21,600 आया। यानी कि यहां भी जो वृत्त है वो 21,600 श्वासों में पूरा हुआ। अब अगला विषय, अगला जो गणित का विषय, जो अंतिम इसी का शेष भाग, वो है कि हमने आपको घटाना और जोड़ना स्पष्ट किया था। घटी पल विपल को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, तो उसके लिए वो विधि बताई गई थी। उसमें एक था 18 घटी 20 पल और 34 विपल का। तो इसका तो हमने विपल में मान निकाल लिया था, लेकिन इसका उल्टा हमको घटी में मान निकालना था, तो वो आज आपको समझना है। थोड़ी से आपके पिछली बात को सामने लाने के लिए इसको भी मैं आपको थोड़ा सा दोहरा देता हूं। 18 घटी 20 पल और 34 विपल की बात की गई थी। इसको अगर हम विपलों में लाएंगे, यानी सबसे छोटे मात्रक के मान में लाएंगे, और मात्रक आप जानते हैं, मात्रक माने इकाई, यूनिट, जिसको अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं, उसी को इकाई कहते हैं, उसी को मात्रक कहते हैं। तो अगर हम इसे विपलों के मात्रक में लाएंगे तो तब कैसे करेंगे? 18 घटी को पहले 60 से गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, और जो आएगा, क्योंकि 20 विपल हमारे पास पहले से मौजूद हैं, उसमें 20 विपलों को जोड़ देंगे। जब 20 विपल जुड़ जाएंगे
तो 1080 तो 18 को 60 से गुणा करके आया, 18 छके 108, एक शून्य बढ़ गया, 1080 पल आए, उसमें 20 पल हमने जोड़ दिए, ये 1100 पल हो गए। अब इनको फिर विपलों में लेना है, तो 1100 को हमने 60 से गुणा करा और 60 से गुणा करा तो 66,000 आया, और 34 विपल हमारे पास पहले से थे, तो 66,034 विपल हमारा मान आया। इस तरह से कोई भी आपकी टाइम इकाई हो, कुछ भी घटी हो, कुछ भी पल हो, कुछ भी विपल हो, आप उनको आसानी से विपलों में बदल सकते हो, और विपलों में अगर आपको संख्या है दी हुई है तो आप उनको घटी पल में बदल सकते हो। तो इसका जो रह गया पार्ट वो ये आ रहा है कि ये 18 घटी 20 पल 34 विपल को हम अब वापस घटी में कैसे लेंगे, इसे समझिए। तो आपने देखा 66,000 और 34 विपल हुए, 18 घटी 20 पल 34 विपल को, इसको हम अब डेसिमल में लाएंगे और फिर वापस घटियों में आएंगे। तो इसको घटी में लाने के लिए सबसे पहले हमको विपल को पल में बदलना होगा। 18 घटी 20 पल और 34 विपल है हमारे पास, तो अब हम उल्टी तरफ चल रहे हैं। तो 34 विपल को आप 60 से भाग देंगे। 60 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि ये 60-60 के मान से होते हैं। 60 विपल का एक पल और 60 पल की एक घटी, तो आप 34 को 60 से भाग देंगे तो ये डेसिमल में यानी दशमलव प्रक्रिया में ये उन विपल का पलों में मान आ जाएगा। ये आया आपका 0.566। वैसे तो और भी है, 5-6-6-7 कर 5-6-6-7 कर सकते हैं इसको, क्योंकि 6-6-6-6 कई बार आ रहा है। तो ये हुआ आपका 0.566 या 0.566-7। इसके बाद ये अब आपके विपल हो गए, और आपके पास 20 विपल पहले से थे, तो वो 20 विपल इसमें जुड़ जाएंगे और आपके इन कुल पलों का मान हो जाएगा 20.566। 20.566 पल आपके पास ये हो गए। अब आपको आना है घटी में, और पल की भी 60 पल का होती है एक घटी। घटी को हमने दो शब्द और कहे थे, आप लोगों को याद होना चाहिए। घटी को हमने नाड़ी भी कहा था, नाड़िका भी कहा था। तो घटी और दंड भी कहा था, इसको दंड भी बोलते हैं। कहीं कहीं कभी आपके सामने आ जाए इतना दंड और आप न समझ पाए, तो इसलिए दंड भी बोलते हैं, घटी भी बोलते हैं और नाड़ी भी बोलते हैं। तो ये जो आपके पास में 18 घटी पहले से है और ये 20 दशमलव ये मान आपका आ गया, तो अब आप क्या करेंगे कि 18 में ये जोड़ देंगे आप। 18 घटी ये 20.566 पलों की घटी में बदलनी है, तो 60 से फिर भाग देंगे। 60 से भाग देंगे तो आया आपका 3.34278, 3.34278 ये मान आया आपका। 3 भी कर सकते हो, चलो ठीक है, 3 भी करा जा सकता है। जनरली 3 या 4 अंकों तक पूरा लेते हैं, फिर उसके बाद अगले अंक को बदल देते हैं, तो आगे जो गुणा का मान होता है उसमें कम कमी आती है। तो 0.343 या कर दिया। तो अब क्या है कि इसमें 18 घटी जोड़ेंगे, तो जो हमारा घट्यात्मक घटी के रूप में जो घट्यात्मक मान आया वो आया 18.343। अब देखिए, अब बस अंतिम बात इस प्रकरण की, इस गणित की, और आप ये देखेंगे कि एक घटी 3600 विपल की होती है। अब इसको आप 3600 से गुणा करेंगे तो जो आपका ऊपर 66,034 मान आया था वही मान यहां भी आ जाएगा। इसको 3600 गुणा करेंगे तो ये 66,034 विपल आ जाएगा। यानी आपने घटियों में बदला तो घटी हुई 18.343, और इस घटियात्मक मान को आपने पुनः विपल में ले गए तो वहां आया आपका मान 66,034 जो ऊपर आया हुआ था। इस तरह से आपको ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, इन पर अपने आप भी चलना है।
देखिए, आदमी को जो है सबसे बड़ी जो मार्गदर्शक होती है, जो सबसे बड़ी गति प्रगति देने वाली चीज होती है, वो होती है उसकी रुचि। कितनी भी अच्छी पुस्तक हो, हमारी रुचि नहीं है उसमें, तो कुछ नहीं है वो। हमारी रुचि है जो उस पुस्तक में हमको प्रविष्ट करेगी, हमारी रुचि है जो उस पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें मजबूर करेगी, हम पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। तो इस आगे के विषय को इसलिए मैं आपकी रुचि के आधार पर, आपकी रुचि के ऊपर छोड़ते हुए, और अब आता हूं मैं अगले विषय पर। अगला जो रह गया था आधा, और वो रह गया था कि जो वो पूछा था, ये मनीष जी ने पूछा था, उस पर आते हैं। अब आप आज का पंचांग निकालिए। आज का पंचांग, आज का पंचांग, कोई भी एक व्यक्ति आज का पंचांग पढ़ के बोल देवे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी सज्जन पढ़े आज का पंचांग। कोई पंचांग नहीं है, या यहाँ देख के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं? चलिए, आज है सहस मास की। सहस मास कहते हैं मार्गशीर्ष मास को। तो मार्गशीर्ष मास की आज है द्वितीया, शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, और ये है 22:07 तक। और फिर आया आपका विशाखा नक्षत्र, और ये विशाखा नक्षत्र जो है ये है आपका 16:34 पर। यानी कि हम इस समय तो अब ये 7:50 होने वाले हैं, तो इस समय अब विशाखा नक्षत्र नहीं है। यानी यदि आप इस समय कोई पूजन कार्य कर रहे हैं, आप कोई संकल्प वाचन कर रहे हैं, तो यहाँ विशाखा नक्षत्र नहीं होगा। संकल्प वाचन में आपको तात्कालिक अनुराधायाम बोलना पड़ेगा। ये नक्षत्र हुआ। अच्छा, अब देखिए आप कि ये जो 12 गते का दिन है, वो ही आप देखें कि सूर्य कहां पर है 12 गते को। तो जब 12 गते आएंगे, पिछले पृष्ठ में जाना होगा, तो 12 गते का जो सूर्य है, आज ये मनीष नहीं आए हैं क्या? शायद नहीं आए हैं आज, उन्हीं की बात थी वो। तो 12 गते में 221 अंश, देखें आप अच्छे से, 3 कला और 28 विकला पर सूर्य है। 221 अंश, 3 कला और 28 विकला पर आज का सूर्य है। और एक बात, थोड़ा सा एक लाइन विषय से अलग चलते हुए, अलग एक बात सूचना आपको दे रहा हूं कि पंचांगों में, जो पंचांग जनरली छपे हुए हैं, उनमें ये स्थिति नहीं दी होगी। और ये स्थिति क्यों, यही स्थिति सही है? क्यों उन पंचांगों में दी हुई स्थिति सही नहीं है? ये समझना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर आपने ये नहीं समझा, तो आप ज्योतिष का मार्गदर्शन अभी नहीं ले पाए हैं, ऐसा कहना होगा। क्योंकि ये सही स्थिति है, और जो पंचांगों में दी हुई है वो गलत स्थिति है। लेकिन अब गलत कह देने से तो नहीं होगी ना, बात बनेगी ना। आपको उस गलती को समझना पड़ेगा, आप सही को समझना पड़ेगा। तो इस विषय को आगे के पाठों में लाया जाएगा। आज हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस समय सूर्य 221 अंश, 3 कला और 28 विकला पर है। इसका अर्थ हुआ 221 का क्या अर्थ हुआ? 30 अंश की एक राशि हुई, 30 से भाग दिया तो 7, 30 अंश की 210, यानी 7 राशियां पूरी हो गई। और 210 और 221 है ये, तो 21 का अर्थ हुआ कि ये
210 से 11 अंश 3 कला और 28 विकला और अधिक सूर्य चल चुका है। ठीक है, सूर्य 210 अंश में अर्थात 7 राशियां पूरी करके संपात से सूर्य राशि खंडों को 7 राशि खंडों को पूरा कर चुका है और 8वें खंड में 11 अंश से आगे चल चुका है। 12वें अंश में 3 और 28, 3 कला 28 विकला चल चुका है। और आप देख रहे हैं कि वृश्चिक में 12 अंश, और जब आप इधर आते हैं तो गते में लिखा हुआ है 12। गते में क्या लिखा है? 12, या यही है वो गते। अब आपको इससे ये समझना है कि हमारा जो पंचांग है ये एस्ट्रोनॉमी से कितना जुड़ा हुआ है, खगोली के ज्ञान से है। ये कल्पना से नहीं है। आज अगर सूर्य 12 अंश पर है वृश्चिक राशि में, तो ये 12 गते आपको यही बता रही है। एक कॉमन साधारण, बिल्कुल जो ज्योतिष नहीं जानता वो आदमी भी बोल रहा है कि आज 12 गते हैं, यानी वो भी खगोलिकी की भाषा बोल रहा है। आज सूर्य कहां पर है वो बोल रहा है, उसे मालूम नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन बोल वो ये बात रहा है। 12वें अंश में 12 गते हो गई। अब देखिए 200 वृश्चिक राशि, और वृश्चिक कौन राशि में क्या होता है? वृश्चिक राशि वृश्चिकार्क मासे, वृश्चिकार्क मासे, तुलार्क मासे, ये राशियों के नाम से भी महीनों को कहा गया। तो वृश्चिकार्क मासे माने मार्गशीर्ष महीना, ये मार्गशीर्ष महीना हुआ, खगोलिकी बता रही है। और वृश्चिकार्क मासे को 12 दिन हो गए, यानी आप संक्रांति से 12 दिन आगे चल चुके हैं, और 12 दिन आगे चलने के बाद ये पहला शुक्ल पक्ष है। संक्रांति के बाद का शुक्ल पक्ष है ये। और संक्रांति के, बहुत अच्छे से सुनो इस बात को, मैं 2 बार बोलूंगा आप लोगों को। संक्रांति के बाद जो चांद्र महीना शुरू होता है वो उसी सौर मास के नाम का होता है। एक बार बोला, दोबारा बोल रहा हूं कि संक्रांति के बाद जो चांद्र मास होता है वो उसी सौर मास के नाम की संक्रांति से जुड़ा हुआ होता है। यानी अगर वृश्चिकार्क मास की संक्रांति है और ये अब उसके बाद सूर्य शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है, तो ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष है, कार्तिक शुक्ल पक्ष नहीं है। अब देखिए जो प्रचलित पंचांग है उनमें सबसे पहला सूर्य का भोगांश गलत। जब सूर्य का भोगांश गलत होगा तो महीनों का नामकरण सही हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। मास नामकरण, चाहे वो सौर मास का नामकरण हो और चाहे चंद्र मास का नामकरण, उसको कोई सही नहीं कर सकता। सारी चीज सूर्य पर निर्भर है। सूर्य जो है वो केंद्र है, मुख्य है, आत्मा है। चित्रम देवानाम मुद्गादनीकम चक्षु मित्रस्य वरुणस्याग्ने सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सस्य। सूर्य जो है वो जगत की आत्मा है। ठीक वैसे ही जैसे हम में आत्मा है, वैसे ये जगत की आत्मा। सूर्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो उस सूर्य के भोगांश को आपने सही से लेना है, ये आपका खगोलिकी का दायित्व बनता है। आइए अब आइए आप चंद्रमा पर। आपने ये तो देख लिया मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष कैसे हुआ। अब देखना है कि चंद्रमा कहाँ है आज। तो आपने देखा चंद्रमा 237 अंश 17 कला 11 विकला पर, 237 अंश 17 कला और 11 विकला पर है आज का चंद्रमा। कहां से देखा? ये आपने पंचांग से देखा, पंचांग में लिखा हुआ है 12 की गते में। तो अब ये चंद्रमा का भोगांश लिखिए, 237 अंश 17 कला और 11 विकला। 237 17 अंश
और 11 विकला, 11 कला, नहीं 17 कला, 11 विकला, हाँ ठीक है, आप ठीक लिखा है। अब देखिए ये चंद्रमा की स्थिति है और इसके नीचे सूर्य की स्थिति देखिए कि सूर्य जो था वो 221, 3 और 28 पे था। तो आपने चंद्रमा और सूर्य के बीच की डिस्टेंस, दूरी को ज्ञात करना है। तो वही तो तिथि हुआ ना, तभी तो तिथि को पता करेंगे आप। 237, 17, 11 में से आपने 221, 3 और 28 को घटाना है। 203, 237 और 11, 237, 17, 11 में से 221, 3, 28 को घटाना है। अब ये जब आप घटाएंगे तो उसी तरह से घटाएंगे जैसे आपको विधि बताई है। 11 में से 28 नहीं घटता, 60 लेंगे, एक कला लेंगे, 71 हो जाएंगे, 71 में से 28 घटाएंगे, 43 आ जाएगा। तो ये जो है ये मान आपका आएगा 43। बहुत सही, बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ रह जाएंगी 17 थी तो ये 16 ही हो गई। अब 16 में से 3 घटता है तो 13 हो गई। वो 43 और 13, 13 कला और 43 विकला और 13 कला, 13 कला। और अब यहाँ 237 एज इट इज है क्योंकि 17 में से यहाँ नहीं लेना हुआ था, तो 237 में से 21 गया तो 16। अब देखिए आपका चंद्रमा 16 अंश, 13 कला और 43 विकला पर है। इससे आपको क्या जानकारी मिल गई? जानकारी ये मिली कि 12 अंश पर एक तिथि पूरी होती है। तो पहली जानकारी तो आपको जो मिली है वो ये मिली है कि ये 180 अंशों के अंतर्गत है। 16 अंश जो है वो 180 अंश के अंतर्गत है, अर्थात ये शुक्ल पक्ष की तिथि है। ये शुक्ल पक्ष आपका स्पष्ट हो गया। अब शुक्ल पक्ष में तिथि कौन सी है? तो 16 अंश, 13 कला, 43 विकला का मतलब हुआ कि 12 अंश पे तिथि पूरी, एक तिथि पूरी हो जाती है, ये प्रतिपदा हुई। तो अब ये बाकी जो बची है ये द्वितीया है, मार्गशीर्ष महीने की द्वितीया है शुक्ल पक्ष की। और अब आप पंचांग पर आइए तो यहां लिखा है, देखिए ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष और 12 गते में ठीक आप आगे बढ़ेंगे तो द्वितीया लिखी है, ये द्वितीया है और ये 22/7 तक है, रात 10:07 तक है। मोटे तौर पर आप वैसे भी जान सकते हैं कि जो है चंद्रमा 6 अंश का है, तो चंद्रमा को अभी मतलब 1/4 चंद्रमा गया हुआ है, 3/4 बचा हुआ है। और अभी सुबह 5:30 बजे की ये बात है, तो जो बाकी 3/4 चंद्रमा जो है वो लगभग 18 घंटे में पूरी करेगा, 17 घंटे कुछ मिनट में पूरी करेगा। तो मोटे तौर पर आपका 17 और 5:30 में जोड़ा तो ये लगभग 22 घंटे आ जाता है आपका। मोटे तौर पर आप ये भी जान गए कि समय कैसे निर्धारण हुआ। इसी को जब आप सूक्ष्म गणित में विधिवत पूरी गणित करेंगे तो आपकी गणित आ जाएगी कि 22:07 तक चांद्र तिथि अर्थात चांद्र दिनम ये पूरा हुआ। इस प्रकार से आपने ये जो है 3-4 बातें जो इससे जुड़ी हुई थी वो जान ली। और अब ये अंतिम बात कि ये देखिए कि अब ये जो चंद्रमा है आपका ये 238वें अंश में है। तो अब पंचांग के पृष्ठ 37 पर आप आइए, पृष्ठ 37 पर। जब आप पृष्ठ 37 पर आते हैं तो आप अपना ध्यान रखिएगा, चंद्रमा कहां पड़ा था आपने? चंद्रमा पड़ा था 238 अंश पे। 238 अंश कहां पर है? देखिए इसमें ये देखिए 225 अंश हैं 19वें में, 19वें नंबर पर 225 अंश हैं। 225 अंश पे आपका अनुराधा खत्म हो गया, स्वाति खत्म हो गया और विशाखा शुरू हो गया। अर्थात हमारा चंद्रमा 238 पर और 225 पे जो है स्वाति समाप्त हुआ। तो हमारा चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है? सोचिए,
1 मिनट का, आधे मिनट का टाइम देते हैं आपको। हमारा 225 अंश पे विशाखा स्वाति नक्षत्र पूरा होगा और हमारा चंद्रमा है 238 अंश पे। 225 अंश से आगे स्वाति नहीं रहेगा, विशाखा रहेगा और हमारा चंद्रमा 238 अंश का है, अर्थात कौन सा नक्षत्र है? विशाखा नक्षत्र है, अर्थात विशाखा नक्षत्र है। इस समय चल रहा ये विशाखा नक्षत्र है। ये आपने चंद्रमा से जुड़ी हुई अंतिम बात जान ली। और फिर वही एक बात जो विषय से थोड़ा अलग होकर के है, एकदम विषय से अलग भी तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा शिक्षण के उससे थोड़ा अलग हटके है। और वो ये है कि अगर आप आज के पंचांगों को देखेंगे, जो प्रचलित पंचांग है, देखिए ये एक प्रचलित पंचांग है, इसका मैं नाम भी नहीं बोलूंगा आपको और इसका बाहरी पृष्ठ भी नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा? क्योंकि मैं वैयक्तिक तौर पर किसी का को उसमें उछालना नहीं चाहता। वो ठीक है, हम आपको ज्योतिष की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम किसी एक व्यक्तिगत को ये कह करके नहीं लाना चाहते सामने कि ये देखो ये पंचांग है और ये गलत है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, एक जो कॉमन बात आपको समझनी है, वो आज के पंचांगों ने दिया हुआ है अनुराधा नक्षत्र, और आपने देखा कि अनुराधा नक्षत्र है नहीं। तो देखिए, उन्होंने महीना गलत बता दिया, सूर्य की स्थिति को गलत बता दिया, आपको नक्षत्र गलत बता दिया, तो सही क्या बताया भाई? प्रचलित पंचांगों ने सही क्या बताया आपको? और इसकी गंभीरता को आप तब जानिए जब आप पूजा में बैठे होते हैं और आप संकल्प वाचन करते हैं, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणोदीय परार्धे और नक्षत्रे लग्ने मुहूर्ते। अब आप तो वो बोल रहे हैं जो पंचांग में लिखा हुआ है, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। अब ये बात कहां तक सही है कि आप पूजा विधान जैसे क्रिया में और संकल्प वाचन कर रहे हैं और वही गलत हो? इस विषय को मैं आपके सात्विक निर्णय पर छोड़ते हुए अब मुख्य विषय पर आ रहे। तो देखिए, हमने आपको दिनों की बात पूरी की, अब हम आ रहे हैं मास गणना पर। आज का विषय जो है वो मुख्य विषय यही है, लेकिन ये गणित का विषय जो इतना लेना था मैंने, ये भी बहुत आवश्यक था। और अब आगे हम चंद्रमासों के मासों की बात करेंगे, और मासों की बात में अंतिम बात है अधिमास और 6 मास की। वो संभवतः आज पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि थोड़ा वो विषय लंबा भी है, उसको पृथक रूप से आपको समझना होगा। तो देखिए, मास जो है वो भी 4 प्रकार के हुए। जैसे 4 प्रकार के दिन हुए, सौर दिन, चांद्र दिन, नक्षत्र दिन और सावन दिन, उसी तरह से महीने भी 4 प्रकार के हुए। लेकिन हमारे प्रचलन में जो 2 ही मास क्रम है, एक का नाम है सौर मास और दूसरे का नाम है चांद्र मास। तो जो सौर मास है ये क्या है कि संक्रांति द्वयांतरवर्ती काल सौर मास। संक्रांति द्वय, 2 संक्रांतियों के बीच के काल को संक्रांति द्वयांतरवर्ती काल, 2 संक्रांतियों के बीच का जो काल है उसको सौर महीना कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि संक्रांति से आज 12वें दिन में है, आप 12 कहते हैं, तो जिस दिन ये 12, 13, 14, 15, 16 और पूरे 30 दिन पूरे हो जाएंगे, तो उस दिन आपका ये मार्गशीर्ष महीना पूरा हो जाएगा, वृश्चिकार्क मास पूरा हो जाएगा। तो ये जो वृश्चिकार्क मास है, ये जो मार्गशीर्ष मास है, ये सौर मास है। सौर, सूर्य के आधार पर गणित किया जाने वाला, सूर्य के आधार पर, सूर्य से सौर मास है। तो संक्रांति द्वयांतरवर्ती काल सौर मास, इस बात को याद रखना है। सौर मास संक्रांति से आता है
और संक्रांति से अगली संक्रांति तक का महीना जो है ये जो सौर मास होता है। और दूसरी बात, जो सौर मास होता है ये ऋतु का भाग होता है, जो द्वयांतरवर्ती काल। सौर मास जो है ये ऋतु का ठीक ठीक गणनात्मक भाग होता है, चांद्रमास नहीं होता। चांद्रमास ऋतु का ठीक ठीक गणनात्मक भाग नहीं होता, क्योंकि चांद्रमास जो है वो परवर्ती मास है, आश्रित महीना है, सूर्य पर आश्रित है, उसको सूर्य के साथ बना के चलना है, वो सूर्य से अलग नहीं हो सकता। और इसी कारण से जब हम आपको अधिमास के बारे में शिक्षण देंगे तब आप इस बात को हम बहुत विस्तार से आपको समझाएंगे, वो समझने लायक भी है बहुत गहरे से। तो जो चांद्रमास है ये इसीलिए इसमें एक मल मास होता है। यहां मल मास को आपको वो नहीं कर रहे, एक सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहे हैं कि सौर मास मुख्य मान होता है, मुख्य मास होते हैं, आधार मास होते हैं, ऋतु का हिस्सा होते हैं। क्योंकि जो संवत्सर है, संवत्सर का लेखा जोखा वही पंचांग है, और संवत्सर जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक होता है उत्तर अयन और दूसरा होता है दक्षिण अयन। तो अयनों में विभक्त है संवत्सर। जब सूर्य उत्तर मार्ग पर हो, अयन का अर्थ हुआ मार्ग, तो जब उत्तर मार्ग पर हो तो उत्तरायण और दक्षिण मार्ग पर हो तो दक्षिणायन। अब संवत्सर के ये दो भाग हुए, और इन दो भागों के होते तीन तीन ऋतुएं, और उन तीन तीन ऋतुओं के होते हैं छह छह महीने। और वो जो 6 महीने होते हैं वो सौर मास होते हैं, वो आपके चांद्रमास नहीं होते, वो सौर मास होते हैं। और दूसरा जो सौर मास होते हैं, सौर मासों के अनुसार चांद्र मासों को नियत किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और उसका जो सूत्र है, उसका जो सिद्धांत है वो है कि संक्रांति युक्त मास जो हो वो चंद्रमास होता है, और जहां वो संक्रांति से हट जाता है तो वहां वो जो है वो चांद्रमास शुद्ध चंद्रमास नहीं रह जाता। तो अब अगला विषय है आपका चांद्रमास का। तो चांद्रमास के बारे में क्या है वो भी आप एक सूत्र में समझ लीजिए। अमांताद अमांतम यावत चंद्रमास। अमांताद यानी जब अमावस्या हो गई, अब अमावस्या के बाद क्या होता है, शुक्ल पक्ष शुरू होता है। तो जैसे ही शुक्ल पक्ष शुरू होता है वैसे ही जो है नया महीना शुरू हो जाता है चांद्रमास। और जैसे नया मास शुरू हुआ तो पूर्णिमा हुई, पूर्णमसी, पूर्ण हो गया चंद्रमा कलाओं से, यौवन हो गया चंद्रमा, पर जवानी में आ गया, और जवानी के बाद अब वृद्धावस्था की तरफ ढल रहा है, और ढलते ढलते जो है वो अमावस को पूरा हो गया। तो जो सारा चक्र है चंद्रमा का वो इस तरह का है, वृद्धि को प्राप्त होता है तो 180 अंश, और घटती को प्राप्त होता है तो कृष्ण पक्ष। तो चंद्रमास जो है हमेशा शुक्लादि, इसके लिए दो शब्दों को याद रख लीजिए, दो शब्द खास तौर पर अपनी जीवा में बिठा लीजिए। जिन लोगों को अभ्यास नहीं है उनको खास तौर पर मैं समझा रहा हूं इन दो शब्दों को। एक शब्द है शुक्लादि या कृष्णादि। क्या बताया, शुक्लादि या कृष्णादि, ये शब्द है एक। शुक्लादि का मतलब शुक्ल पक्ष को आदि में रखते हुए, और कृष्णादि का मतलब कृष्ण पक्ष को आदि में रखते हुए। अब ये शुक्लादि को अब लोग तो इस तरह से बोलते हैं कि ये
दक्षिण भारत का है, ये उत्तर भारत का है, और ये बातें बिल्कुल भी अर्थ की नहीं है। दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, सारा समाज हमारा वेदों से गवर्न है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उनके लिए कोई अलग सिद्धांत, हमारे लिए कोई अलग सिद्धांत, ये बिल्कुल फिजूल की बात है। आप लोगों से मेरा खास तौर पर ये बिल्कुल निवेदन भी है, उपदेश भी है कि ये भाषा बिल्कुल सही भाषा नहीं है। सही भाषा ये है कि वेद में शुक्लादि का शुक्ल पक्ष से गिनती करने का विधान दिया गया है, और व्यवहार में आपने देखा होगा ये जो पारंपरिक पंचांग है, ये भी पूर्णमासी को 15 लिखते हैं और अमावस को 30 लिखते हैं। पूर्णमासी को 15, अमावस को 30 व्यवहार में लिखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले से ये ऐसा ही है। ये जो बीच में कुछ हुई है, और इसके बारे में भी विद्वानों ने बड़ी बड़ी खोज की है, और हमारे पास उस बात को सामने लाने का कोई विशेष हमारा औचित्य नहीं है, पर ये जो कृष्णादि हुआ है भारत में, ये बीच का काल है, ये शुरू का काल नहीं है। तो एक शब्द हुआ शुक्लादि, और दूसरा शब्द हुआ अमांत। जैसे बोलते ना भाई, कौन सी मास गणना को लेकर चल रहे हैं आप, तो हमने बोला अमांत। कौन सी गणना को ले चल रहे हैं, हमने बोला शुक्लादि। तो ये जो शुक्लादि है यही अमांत है, और जो कृष्णादि है, कृष्ण पक्ष को शुरू में रखते हुए, और उसी को पूर्णिमांत भी बोलते हैं। वो लोग पूर्णिमा में अंत कर, इन पंचांगों में पूर्णमासी में महीना पूरा हो जाता है। और अंतर की बात जो खास है वो एक और है। इसीलिए मैं बहुत बड़ा, मेरा जो सारा आंदोलन है वो इस बात पर है कि इन पंचांगों का सुधार होए, पंचांगों को लोग समझें। क्यों है इनमें ऐसी गलती कि हम साल को शुरू करते हैं शुक्ल पक्ष से। आप देखिए नया संवत्सर कब से होता है, गुड़ी पड़वा शुक्ल पक्ष से होता है, लेकिन 15 दिन बाद, चैत 15 दिन बाद फिर बैसाख लग जाता है। तो साल का पहला महीना वो 15 ही दिन का क्यों है भाई? क्यों उसको पूरा महीना नहीं है, उसको महीना कैसे कहेंगे? जो भी हो, लेकिन मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, मेरा विषय है इनकी दो शब्द, शुक्लादि और कृष्णादि, अमांत और पूर्णिमांत। तो अमांत जो है वो अमावस्या का अंत, अर्थात शुक्ल का आदि, और कृष्णादि और पूर्णिमांत। क्योंकि लेखों में कहीं भी हम ये शब्द पढ़ते हैं तो लोग बात नहीं समझ पाते हैं और उनको कठिनाई होती है समझने में, इसलिए ये शब्द दो अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जानी चाहिए। और इसके बारे में हमने कहा आपको, अमांताद अमांतम यावत त्रिंशत्यात्मक काल। अमांत से अमांत तक, अमांत माने शुक्ला से चल करके अगली अमावस्या तक का, और ये कितना काल है? 63 तिथ्यात्मक काल, 30 तिथियों का काल है। ये काल चांद्रमास भवति, ये चांद्रमास कहलाता है। ठीक है, तो अब ये जो चांद्रमास हैं ये भी संवत्सर का हिस्सा है, लेकिन ये संवत्सर से विचलित न हो जाए, हट न जाए, इसके लिए मलमास व्यवस्था बनाई है हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे इतने बड़े वैज्ञानिकों ने। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जहां विश्व के लोग अभी कुछ ही 100 साल पहले तक के लिए इसी एक बात पर निर्णय नहीं कर पाए हैं कि पृथ्वी गोल है कि सूर्य गोल है, कि सूर्य चलता है कि पृथ्वी चलता है। हमारे यहाँ जो है पृथ्वी को अचला भी कहा गया है, पृथ्वी को चलने वाली भी कहा गया है। हम मनुष्यों के, हम धरती पर जो जीव हैं, हमारे सापेक्ष पृथ्वी अचला है, उसके दोनों रूप करे हैं, और जो गगन मंडल है, जो क्रांति वृत्त है, उसके हिसाब में पृथ्वी चल रही है। वही अचला है, वही कैसे स्थिर है, या क्या उसका रूप है, वो सारी बातें अगर हमारे ऋषियों को देखिए, ये ऋग्वेद का, जिसको हम समय पूरा होने के कारण मैं उस प्रकरण को नहीं छेड़ रहा हूं, बस सिर्फ एक बात जरूर कह दूंगा ताकि आप थोड़ा, अगर किसी को जिज्ञासा हो तो पढ़ के आए। ऋग्वेद का जो है पहले मंडल का 25वें सूक्त का 8वां मंत्र,
ऋग्वेद के 25वें सूक्त के वो पहले मंडल के 25वें सूक्त का 8वां मंत्र और यजुर्वेद के 22वें सूक्त का 31वां मंत्र, ये आप इसकी व्याख्या हम आपको अगले उसमें करेंगे और अगले शिक्षण में हम ये मास क्रम को आपको पूरा करके और फिर आगे बढ़ने की स्थिति में ले आएंगे। तो इन दो मंत्रों को आप देखेंगे और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा गौरव होगा, अपने ऋषियों के ज्ञान पे अभिमान होगा कि उन लोगों को, यानी ये वेद में लिखा है ना, सृष्टि के आदि में ही उनको पता है सब कुछ। क्योंकि जो मलमास की व्यवस्था है ऋग्वेद में जो दी हुई है, ये किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में तब तक आ ही नहीं सकती जब तक वो सूर्य और चंद्रमा क्रांति वृत्त इसके बारे में पूरी जानकारी से विद्वत न हो, तब तक आ ही नहीं सकती। ये बात समझ में आई है, इसका मतलब उसको इन सारी खगोलिकी से जुड़ी हुई बातों का यथार्थ ज्ञान हो गया था उसको। और ये कब था? ऋग्वेद काल। अब ऋग्वेद कब, ये सब आप देखिए, विश्व में लोगों का कोई कुछ कहता है, कोई कितने वर्ष कहता है, कोई कितने वर्ष कहता है, वर्षों का मापांक अलग अलग है। लेकिन एक बात जो सारा विश्व जानता और मानता है वो ये है कि ऋग्वेद संसार के पुस्तकालय की सबसे प्राचीन पुस्तक है, ये सब मानते हैं। तो जब सबसे प्राचीन पुस्तक में हमारे ऋषि मुनियों ने ये विधा दी है, तो अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनके ज्ञान में, उनकी जानकारी में, उनके तमाम जो उनका दर्शन था उसमें ये सब चीज समाहित थी कि सूर्य कैसा है, किस तरह से चल रहा है, चंद्रमा कैसा है, किस तरह से चल रहा है, कैसे ये संवत्सर की रचना कर रहा है, प्रजापति वही संवत्सरा, और संवत्सर को उन्होंने प्रजापति, प्रजा का पालन करने वाला किस अर्थ में कहा है, ये सब बातें आपको समझने में आएंगी तो बड़ा आपको गौरव होगा। इन शब्दों के साथ आज का विषय संपन्न होता है। अब आपका समय।